नज़ीर, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान की जानिब से इजराइल की सप्लाई लाइन के ऊपर पहली बार जब अटैक किया गया है। जो टैंकर ईरान ने कैप्चर किया है वो सिंगापुर की तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि एक्चुअली वो इजराइल की तरफ जा रहा था। और अजरबैजान जो ऑयल सप्लाई करता है इजराइल को, ये उसी सप्लाई लाइन का हिस्सा था और ईरान ने इसको जब कैप्चर किया है, तो अपने आप में यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर इसको कैप्चर किया गया है, जिसके साथ उन्होंने ये सिग्नल भी भेजा है कि कैसे वो इजरायली सप्लाई लाइन को जब वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ चाइना जो है वो सीरिया के हवाले से जब खोलकर सामने आया है, और चाइना ऑलरेडी मौजूद है सीरिया में और रशिया आगे है, चाइना पीछे है। अब चाइना ने भी खुलकर जब सीरिया की बात की है। इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि लेबनान में वाइड स्प्रेड अटैक्स की तैयारी जो है वो हम कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड अटैक्स हम लेबनान में करने की तैयारी कर रहे हैं। और जर्मनी ने कहा है कि वो इजराइल को जो असलहा सप्लाई है वो रिज्यूम करने जा रहे हैं, दोबारा से शुरू कर रहे हैं। कुछ असलहा जब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था जर्मनी की जानिब से, अब उसको दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये बात अब देखना साबित हो रही है कि ये जो उन्होंने सो कॉल्ड सीज फायर करवाया है, जिसमें जो जेनोसाइड है वो तो इफेक्टिवली जारी है, तो लेकिन इस सारे प्रोसेस को सीज फायर का नाम दिया गया है। तो इफेक्टिवली इसका मकसद ये था कि जो प्रेशर है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर और जो इमेज और रिप्यूट इजराइल का तबाह हो रहा है, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं और बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है सैंक्शंस के हवाले से भी। आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन बिल्कुल अभी पीक पॉइंट के ऊपर पहुंच गई थी कि अब उनको सैंक्शन लगाना पड़नी थी, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। इजराइल का जो असलहा का स्टॉक पाइल है उसको रीफिल करने के लिए ये सारा कुछ जब किया गया है। यानी जब आप असलहा दोबारा से भेज रहे हैं तो किस मकसद के लिए भेज रहे हैं? जंग तो इजराइल के मुताबिक खत्म नहीं हुई है, तो एक स्पेस क्रिएट की गई कि ये असलहा जब वो इजराइल को भेजा जा सके। तो जर्मनी की जानिब से ये खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो है वो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री बिल्कुल वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। मुसलसल ये तैयारियां जो है वो जारी हैं, मुख्तलिफ जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। और इसके साथ जो बहुत ही एक और डेंजरस खबर आ रही है वो ये है कि ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को रफाइल जो जेट्स हैं वो मिल सकते हैं। और इसका मतलब यह होगा कि जंग को बहुत ज्यादा एस्केलेट करना, और इसका मतलब यह भी होगा कि उनकी कोई इंटेंशंस नहीं है इस जंग को रोकने के हवाले से। वो जंग जिसके बारे में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यह आलमी जंग भी बन सकती है, उस जंग को रोकने का कोई इरादा नहीं है। वो जंग जिसमें रशिया कभी नहीं हार सकता, और रशिया को हराने की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी या रशिया के साथ बहरहाल जंग छिड़ जाएगी। यानी यूक्रेन जंग में कभी ऐसा नहीं हो सकता जो अफगानिस्तान में हुआ कि रशिया शिकस्त तस्लीम करके यहां से जब वो विड्रॉ कर ले, यहां से वो नहीं होने वाला है। तो रशिया ऑलरेडी यहां पर अपना सब कुछ जब वो दांव पर लगा चुका है, तो एक ऐसी जंग को तवालत देना एक आलमी जंग की तरफ बढ़ने का इकदाम है। तो रफाइल जेट जो है वो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की इस वक्त जब पेरिस के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले जो सबसे यानी गैर मामूली खबर है, एक बिल्कुल नया चैप्टर है कि ईरान की जानिब से इजराइल की सप्लाई लाइन के ऊपर अटैक किया गया है। ईरान जस्ट ब्लीव अपार्ट इजराइल्स हिडन सप्लाई चेन एंड इट्स क्योर्स ऑलरेडी। तो ये जो टैंकर उन्होंने पकड़ा है ये उस सप्लाई लाइन का हिस्सा था और ये सिंगापुर नहीं जा रहा था। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इजराइल जा रहा था, और जो यहां से एक सप्लाई लाइन है और जो ऑयल जा रहा है, तो ये सारा उसी सप्लाई लाइन का हिस्सा था जिसको ईरान ने पकड़ा है। तो इसका मतलब ईरान को यह भी पता है कि कौन से टैंकर्स हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, क्या मामलात हैं, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उन्होंने कैप्चर किया है। और बड़ी अजीब सी और टेक्निकल सी बात है कि जुडिशियल ऑर्डर के साथ इसको कैप्चर किया गया, यानी बाकायदा ईरान की जुडिशरी ने कहा कि ये बिल्कुल लीगल है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। तो सप्लाई लाइन के ऊपर अटैक हो गया जब इजराइल पूरी तरह से तैयार है और मुसलसल इसमें है कि किसी भी वक्त वो ईरान पर हमला कर सकता है। पिछले कई हफ्तों से यही सूरत हाल मुसलसल बरकरार है। तो उसमें एक यानी बड़ा सॉलिड सिग्नल दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर भी ईरान का कंट्रोल है, और दूसरा इजराइल की सप्लाई लाइन भी अब ईरान के निशाने के ऊपर होगी। तो देखते हैं कि अब ये मजीद सूरत हाल किस तरफ जब जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल एक नया चैप्टर जो है वो ईरान ने यहां पर खोल दिया है। वहां पर इजराइल जो गजा में हमले कर रहा है, एड उस तरह से अंदर नहीं जाने दे रहा। विंटर जो है वो शुरू हो चुका है, ऊपर से बारिशें हो रही हैं, लेकिन टेंट शेल्टर उस तरह से अवेलेबल नहीं है। सिस्टमैटिकली फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, बमबारी से शहीद किया जा रहा है, गोलियां मारकर जब शहीद किया जा रहा है। तो हमास ने आज फिर स्टेटमेंट जारी करते हुए जो गारंटर्स हैं उनको मैसेज कन्वे किया है कि वो अपना किरदार अदा करें। तो ये बिल्कुल एक आखिरी हद तक गारंटर्स को टाइम देने वाली बात है कि आप जो कर सकते हैं करें। वी कॉल ऑन द गारंटर्स स्टेट्स, यानी जिसमें सबसे बढ़कर टर्की है, इजिप्ट है एंड कतर है, कि वो एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवाएं, इजराइल को प्रेशराइज करें और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर भेजी जाए और ये जो हमले हैं इनको रुकवाया जाए। यानी हमास ये बिल्कुल बता रही है कि हम कोई आगे से गोली नहीं चला रहे, हम आगे से कोई जवाबी अटैक नहीं कर रहे। हालांकि इजराइल की जानिब से पहले दिन से इस मुआहदे की कोई पासदारी जब नहीं की गई है।
तो सबके ऊपर वाजे हो कि कल को जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमने सबको टाइम दिया था। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि इजराइल के हमले जब मुसलसल जारी हैं। और चाइना की स्टेटमेंट जारी हुई है कि हम सीरिया के साथ हैं और रेडी टू कंट्रीब्यूट उसकी स्टेबिलिटी में, सिक्योरिटी में, ये वो सारा करके हम सीरिया में तैयार हैं इस वक्त वहां पर अपना किरदार अदा करने के लिए। तो चाइना देखे ना खामोश, तो अब उनकी जब वो स्टेटमेंट यहां पर जारी हो गई है। और रशिया तो फुली मौजूद है। देखिए चाइना और रशिया इस हद तक अब एक दूसरे के करीब हैं, कहीं पर रशिया बरह रास्त मौजूद है, चाइना बिल्कुल पीछे है, तो कहीं पर चाइना आगे है और रशिया बिल्कुल खामोशी से जब पीछे खड़ा है। तो ये इस तरह से वो मुख्तलिफ रीजन्स में डील कर रहे हैं। इसराइल के हवाले से सूरत हाल क्या है, नई प्लानिंग्स, नया असलहा, नई साजिशें, ये तैयारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तमाम तर ब्रुटैलिटी के बावजूद अल्टीमेटली वो अपना कोई भी स्ट्रेटजिक गोल हासिल नहीं कर सकेंगे। अब आप देखिए ताजा तरीन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कैसे इजराइल जब इंटरनेशनल सपोर्ट जब वो खो रहा है, इजराइल की जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है वो पूरी तरह से इरोड कर रही है। 68,000 पैलेस्टीनियन जब वो शहीद हो चुके हैं और जेनोसाइड क्लेम्स जब वो हर तरफ से मतलब इजराइल को घेर रहे हैं। आईसीसी वारंट्स इशू हो चुके हैं जिनको सस्पेंड करने के आखिरी हद तक अमेरिका भी गया लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। और इवन नाउ ट्रंप इज सेटिंग रेड लाइन समहाउ। एक वक्त था कि कांग्रेस में दोनों तरफ की सपोर्ट इजराइल की तरफ हुआ करती थी, वहां भी तब्दीली आ रही है। और अब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में और फिर कैंपसेस के अंदर मुजाहरे जो है वो हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और यंगर जनरेशन जो है वो ज्यादा खुलकर सामने आ रही है इजराइल के हवाले से देन एवर बिफोर। कभी भी ऐसा माजी में नहीं हुआ। दे आर मेकिंग इट लाउड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑनलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इनटू द स्ट्रीट्स वो लाउडली अपनी जो सपोर्ट है वो फलस्तीन के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। टर्न्स आउट यू कैन विन एवरी बैटल एंड स्टिल लूज द रूम। तो ये जनाब अली इजराइल की असल सूरत हाल है। बाकी उनकी प्लानिंग्स हैं और अब वो आखिरी हद तक वो इसी माइंडसेट के साथ और इसी ब्रूटैलिटी के साथ रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो मुकम्मल कोलैप्स हो जाए। अब जरा देखिए, जर्मनी ने ये कहा है कि वो असलहा की जो सप्लाई है वो इजराइल को दोबारा से शुरू करने जा रहा है 24 नवंबर से। अच्छा, असलहे की सप्लाई कभी रुकी भी नहीं थी, कुछ चीजें, और वो भी कितनी उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन ये जर्मनी ही की जानिब से था कि हमने कुछ पार्ट्स के ऊपर, कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो अब वो भी उसको खोलने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये जो सीज़फायर करवाया गया है इसमें पहले ही बदनीयती शामिल थी, इसमें पहले ही ये शामिल था कि इससे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर कम होगा और वो रीफिल कर सकेंगे इजराइल के स्टॉक को और बाकी चीजें जब वो कर सकेंगे। जर्मनी इज रिप्लेनिशिंग द इजरायली आर्मी स्टॉक पाइल विद वेपन्स एंड बॉम्ब्स फॉर द इंपीडिंग जेनोसाइड। तो ज़ाहिर है कि वो आगे बम जब वो कहां इस्तेमाल होने हैं। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन ये है कि इजराइल में एक इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है, यानी इजराइल अपनी रेपुटेशन और इंगेजमेंट और उसके ऊपर भी साथ साथ काम कर रहा है। तो एक इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है जिसमें पूरी दुनिया से जो वो मुल्कों को बुला रहे हैं, उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो उसमें शरीक होंगे। अच्छा जी, उस सेमिनार का मकसद क्या है? उसका सेमिनार का मकसद यह है कि इजराइल ने जो उसका एक्सपीरियंस है इस जंग का, जो लेसन्स हैं वो शेयर करेगा। यानी वो होता है ना भी, हमने ये जंग लड़ी है, इससे हमने ये कैपेबिलिटीज हासिल की हैं, ये हमने नई चीजें सीखी हैं, तो मिलिट्री जब वो दूसरे शेयर करती हैं तो ये भी शेयर करेंगे। यानी ये क्या शेयर करेंगे, इन्होंने कौन सी जंग लड़ी है जो वैसे शेयर करेंगे, लेकिन बहरहाल ये अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे। और इसमें लीडर्स एंड ऑफिसर जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो इसमें शरीक होने जा रहे हैं और वो बेनिफिट करेंगे, उनको बड़ा फायदा होगा, वो इस सेमिनार में शरीक होंगे क्योंकि इजरायली आर्मी जो है वो अपना 2 साल का एक्सपीरियंस जब उनको बताएगी। और इसमें मोरक्को भी शरीक हो रहा है। मोरक्को इज द ओनली ओआईसी कंट्री जो इसमें शरीक होगा। और मोरक्को आप देखिए कि वहां पर बहुत बड़े मज़ारे फलस्तीन के लिए हैं। मोरक्को के जो लोग हैं वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के, लेकिन मोरक्को की गवर्नमेंट अब देखिए कितना डिस्ग्रेस काम वो करने जा रही है। मैं क्या सीखेगी वहां पर जाकर कि कैसे 18,000 बच्चों को इजराइल ने कैसे मारा, कैसे जो है वो हजारों औरतों को कैसे मारा, कैसे प्रेग्नेंट वुमन को कैसे मारा, कैसे बच्चों को खाना ना देकर उनको स्टार करके कैसे भूख से मारा गया। ये मोरक्को की गवर्नमेंट जब वो अपनी मिलिट्री को भेजकर ये सिखाएगी उनसे। मतलब आप सोचे ना कि ये इजराइल से ये सीखने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस उनका सीखने जा रहे हैं। तो मोरक्को होगा, उसके अलावा इजराइल अब ये कह रहा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स होगा, कनाडा होगा, ब्रिटेन होगा, जर्मनी होगा, फिनलैंड, ग्रीस होगा, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, जापान, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवाक। तो वही यूरोप जो है, और यूरोप से हटकर सिर्फ मोरक्को जो है, यानी उनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उससे हटकर मोरक्को इज द ओनली कंट्री जो इसमें शरीक हो रहा है अकॉर्डिंग टू इजराइल। तो इजराइल की कोशिश है कि वो अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाए, कॉपरेशन जो है वो उसको इनहेंस करे और मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से चीजें जब शेयर की जाएं, प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और जो इजरायली मिलिट्री की एक्टिविटीज हैं उनकी लेजिटिमेसी जो है वो उसको इंक्रीज किया जाए। और क्या प्रोफेशनल नॉलेज शेयर होगा, हाउ टू स्टॉप द चिल्ड्रन,
हाउ टू एथनिकली क्लींस देम, हाउ टू डिस्प्लेस देम। तो ये जो नाकिद है वो लिख रहे हैं कि मतलब क्या इजराइल जो क्या एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो ये डिस्ग्रेस है ज़ाहिर है कि जो इसमें शरीक होंगे और जो इस तरह का नॉलेज सीखने इजराइल की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्टर्न एलाइज ही हैं, बस वही जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो बस जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो सिर्फ जाहिरी स्टेटमेंट्स थी पब्लिक प्रेशर को कम करने के लिए। देखें अभी तक उन्होंने नेतन्याहू को प्रोटेक्ट किया हुआ है ना, अगर यही किसी और लीडर ने किया होता तो फिर वो क्या करते। अब देखिए पिछले दिनों रशिया ने कीव के ऊपर अटैक किया, 430 ड्रोन उन्होंने फायर किया, 18 मिसाइल फायर किए, सिविलियन कैजुअलिटीज सिर्फ 4 हैं, 430 ड्रोन्स, 18 मिसाइल्स, सिविलियन कैजुअलिटीज ओनली 4। ये है रशिया की जंग, ठीक है ना। और इजराइल यहां पर उसकी कैजुअलिटीज देखिए, जिसके ड्रोन सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाते हैं। तो ये अगर दुनिया के किसी और लीडर ने ये जेनोसाइड की होती तो पता नहीं वेस्ट उसके साथ क्या कुछ है वो कर चुका होता, लेकिन नेतन्याहू को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और जर्मन चांसलर खुलकर कहते हैं कि जो इजराइल कर रहा है, जो डर्टी वर्क कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है। तो इसका मतलब वो इसको सपोर्ट करते हैं जो भी इजराइल ने किया है। उनकी बातें बस महज फरेब हैं और अरब पार्टनर्स को कि देखें हम इसमें साथ नहीं है, फलाना है। तो इजराइल जो है वो वहां पर वॉल बना रहा है लेबनान में। तो इजरायली जो आर्मी चीफ है उसने कहा है कि इस वॉल के इर्द गिर्द और आगे लेबनान में डीप अटैक करने के लिए और वाइड अटैक करने के लिए तैयारी हो रही है। द आर्मी मस्ट प्रिपेयर टू टेक कंट्रोल ऑफ अदर एरियाज इन द सेक्टर बिहाइंड द सीज फायर लाइंस। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वाइडर अटैक एंड ऑक्यूपाई एरियाज बिहाइंड द ब्लू लाइन। मजीद एरियाज को ऑक्यूपाई करने और वाइडर अटैक्स के लिए तैयारी हम कर रहे हैं, इजरायली आर्मी चीफ, ये इनकी इंटेंशंस हैं। अच्छा, उधर नेतन्याहू के ज़ाहिर है उसका जो इक्तदार है वो जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। अब उसका ट्रायल होना है, जो अगला उसका सेशन आ रहा है, उसने फिर उसमें रिक्वेस्ट डाल दी है कि सिक्योरिटी मैटर्स की वजह से वो उसमें शरीक नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि अगर जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है तो नेतन्याहू सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओवरऑल ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी भी यही है जो नेतन्याहू कर रहा है। वो तो एक प्रोजेक्ट है जो जारी है, नेतन्याहू उसको मुसलसल यानी बगैर किसी गैप के जारी रखना इसलिए चाहता है कि जो ही गैप आएगा उसकी हुकूमत नहीं रहेगी। यानी गैप आने से ये नहीं होगा कि कुछ ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी में तब्दीली आ जाएगी, गैप आने से ये होगा कि उसकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। तो इसलिए नेतन्याहू की मौजूदगी का मतलब ही जंगें हैं। जब तक वो मौजूद है आपको मुसलसल जंगें नजर आएंगी। CNN ने कहा है कि अक्टूबर 7 के हवाले से 74% ऑफ द इजरायली ये चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए कि वो हमला कैसे हुआ, क्योंकि ये बात अब साबित हो रही है बाकी इजराइल से कि नेतन्याहू को पता था, उसने जानबूझकर ये हमला होने दिया। और जो 1200 कैजुअलिटीज ये अक्टूबर 7 को बताते हैं, इन्होंने खुद अपने लोगों को मारा और इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज बताई ताकि गजा पर हमला जब जस्टिफाई किया जा सके। तो इसलिए वो अक्टूबर 7 की तो अभी वो वैसे एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, वो नहीं बनने दे रही, क्योंकि ओवरऑल इजराइल का सारा जो नैरेटिव है और सारी जो चीजें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी कि इन्होंने बाकायदा वो हमला होने दिया, करवाया, ठीक है ना, ताकि एक जस्टिफिकेशन जो वो की जा सके। तो इसी दरमियान जो है वो दी गार्डियन ने आज एक रिपोर्ट जारी की है कि फलस्तीनी जेलों में जिनको टॉर्चर किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, जो वहां पर शहीद हुए वो सिविलियंस थे, ठीक है ना। मेजॉरिटी जो है वो सिविलियंस थे, बाकी कुछ फाइटर्स भी थे वेस्ट बैंक और गजा के, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सिविलियंस थे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि वो सिविलियंस ही थे, सबको पता है। लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया है जो अब इन चीजों को खुद से साबित कर रहा है, लिख रहा है, उनके ऊपर मोहर साबित कर रहा है कि इजराइल ने सिविलियंस को एग्जीक्यूट किया अपनी जेलों में। और उधर अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है वेनेजुएला के हवाले से कि प्रिपरेशंस आर अंडरवे फॉर अ पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन इन द सदर्न कैरिबियन सी। प्रॉपर एक मिलिट्री ऑपरेशन इज अंडरवे, उसकी तैयारी हो रही है। तो ट्रम्प कह रहा है कि मैं टॉक्स शायद करूं, तो मैंने आपको बताया कि वो डिसेप्शन भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर वो रियल इंटेंशंस हैं टॉक्स करने की, तो क्या बात करेंगे वेनेजुएला के सदर से, क्या बात करेंगे जिसको वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन बताते हैं, जिस पर वो हमले की मुसलसल तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि CIA अथॉरिटी जो वो लीथल ऑपरेशंस करेगी वेनेजुएला के अंदर। रेंज ऑफ ऑपरेशंस होंगे, कई नौयत के ऑपरेशंस होंगे। कोवर्ट एक्शन प्रेसिडेंट मडोरो के खिलाफ भी लिया जा सकता है, उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ यूनिलैटरली, या फिर लार्जर मिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकते हैं। उनका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, ये सबको निशाना बनाया जाएगा। इकोनॉमिक टारगेट्स जो निशाना बनाए जाएंगे। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है, यानी ये क्योस फैलाया जाएगा। लार्जर ऑपरेशंस भी हो सकते हैं या उससे हटकर ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सारा डैमेज किया जाएगा ताकि मुल्क के अंदर जब वो क्योस फैले। और इधर आप देखिए एक ऐसी जंग जो यूरोप जीत नहीं सकता और एक ऐसी जंग जिसके बारे में बर्तानिया के जो चीफ है, आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकते। लेकिन इस सबके बावजूद वो उस जंग को फंड कर रहे हैं और जिसके नतीजे में फार राइट पॉपुलर हो रहा है, जिसके नतीजे में यूरोपियन इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो रही है और ओवरऑल यूरोप का हम डिक्लाइन जब वो देख रहे हैं। तो बहरहाल उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है, देखे ना, लीडरशिप का फर्क है, लोग तो नहीं चाहते, और जो दूसरी तरफ वाली लीडरशिप है जो फार राइट है वो भी नहीं चाहते। तो मौजूदा जो लीडरशिप है जो उस रिवायती माइंडसेट के साथ है, नेटो और डीप स्टेट, वो बहरहाल इस जंग को मजीद फंड कर रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की यहां पहुंचे हैं पेरिस में। मैक्रोन और ज़ेलेंस्की ने
एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया है कि 100 रफाइल त्यारे जो है वो यूक्रेन को दिए जाएंगे। यानी मुआहिदा नहीं हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। 100 जंगी त्यारे यूक्रेन को देने जा रहा है फ्रांस। और इस वक्त मैक्रोन की जो पॉपुलैरिटी है ड्यू टू यूक्रेन वॉर वो बहुत लोएस्ट लेवल के ऊपर जा चुकी है। लेकिन बहरहाल अब देखिए, यहां फलस्तीन के हवाले से तो उन्होंने बेहतरीन स्टांस लिया, लेकिन वहां पर जो उनका स्टांस है उस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे वहां पर जा चुकी है। लेकिन बहरहाल वो 100 जंगी त्यारे देने की तरफ जब वो बढ़ रहे हैं, तो ये 100 जंगी त्यारे भी रशिया को नहीं रोक सकते। रशिया अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है और उसके बाद ही वो जंग में उतरा है। सब कुछ 40 साल उसने इंतजार किया, फिर वो इस जंग में आया। तो मजीद यूरोप का, नेटो का इन्वॉल्व होने का मतलब सिर्फ ये होगा कि वो या तो बरहरास जंग में चले जाएंगे या वो न्यूक्लियर की तरफ पुश करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हालांकि रशिया ने देखे ना प्योरली एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक्स किए हैं, यानी सिविलियंस को उन्होंने डेलिबरेटली निशाना नहीं बनाया। 430 ड्रोन में सिर्फ 4 कैजुअलिटीज हैं सिविलियंस की, और इजराइल की आप उसमें कंपैरिजन करें। अच्छा, पोलैंड में मीन टाइम जब वो सबोटाज ऑपरेशंस हुए, ट्रेन्स रुक गई हैं और नियर द बॉर्डर विद बेलारूस, तो वहां पर एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। कभी ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये ग्रे जो वॉरफेयर है ये बहरहाल अब यूरोप में शुरू हो चुकी है। इधर ये असैसिनेशंस कर रहे हैं रशिया में, वो इधर यानी ये इल्जाम लगाते हैं कि रशिया ये कर रहा है। ये ग्रे वॉरफेयर जो है वो बहरहाल शुरू हो चुकी है। यूरोप ने पहली रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से फैक्ट्री जब इस्टोनिया में लगाई है, लेकिन वो बहुत ही छोटी है, ठीक है, मतलब अपने स्केल के हवाले से, और मतलब चाइना की उस लीडरशिप को तोड़ने के हवाले से बहुत ही स्मॉल है। तो लेकिन उन्होंने ये आगाज किया है। और उधर देखिए कि मजीद क्या खबर आ रही, चाइना और जापान की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और चाइना इसको अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा है कि जापान दोबारा ऐसी कोई स्टेटमेंट ना जारी कर सके। अब जरा ये खबर देखिए, चाइना ट्रैवल वार्निंग्स ट्रिगर्स मार्केट लॉसेस इन जापान। उनकी बकायदा मार्केट हिल गई है। चाइना ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे सिटीजन जापान ना जाए, जापान की मार्केट हिल गई है। इससे एक और चीज भी स्टैब्लिश हुई है कि अब चाइना की इतनी वर्थ भी है, उनके पास ये ताकत भी है कि वो कैसे जापान की मार्केट हिला सकते हैं या बाकियों की मार्केट हिला सकते हैं। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट जारी कर देंगे हमारे सिटीजन उधर ना जाए। ये बिल्कुल नई चीज है ना कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उधर मार्केट्स जापान की हिल गई हैं। तो कीमत है ना भाई, इकोनॉमिक लॉस है। तो मतलब उन्होंने कोस्ट गार्ड जो है वो जापान के आइलैंड्स की तरफ भेजे, फिर शहरियों को कहा कि उधर ना जाएं। चाइनीज मिलिट्री ने कहा कि हम पूरे मुल्क को मैदान जंग बना देंगे। अब ये मार्केट की खबर आ रही है, हो सकता है इसके बाद भी चाइना कुछ और करे। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है जापान की प्राइम मिनिस्टर जो कि हार्डलाइनर है, और उनको बड़ी गैर जरूरी सी उन्होंने इमेच्योर स्टेटमेंट जारी किया कि हम जापान इस वक्त लड़ सकता है चाइना से, अमेरिका नहीं लड़ सकता, तो जापान जब वो क्या लड़ेगा इस वक्त चाइना से। और जापान नॉन न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर स्टेट है, तो कैसे लड़ेंगे। तो बहुत ही, इससे पहले मतलब जापान के प्राइम मिनिस्टर्स आए, उन्होंने ऐसी कोई बात इस तरह से खुलकर नहीं की। तो ये हार्डलाइनर है, तो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद ये स्टेटमेंट दाग दी है। और उधर अमेरिका क्या जापान को दे रहा है, जापान जीडीपी श्रिंक्स इन Q3 अमिड एक्सपोर्ट स्लम एंड यूएस टैरिफ्स। जापान की उधर जीडीपी श्रिंक हो रही है, उधर ये मार्केट हिल रही है। यानी जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसके इकदाम की वजह से जापान ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है, चाइना की वजह से इनसिक्योर नहीं हो रहा। अमेरिकी टैरिफ की वजह से जापान की जीडीपी श्रिंक हो रही है, चाइना से भी फटा ले रहे हैं और अमेरिका के इकदाम का नतीजा ये निकल रहा है। तो इसलिए हमने उस वक्त भी कहा था कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है और इसका बैकलैश आएगा और कल को ये लीडरशिप जो है वो अनपॉपुलर हो जाएंगी और इनको ये मुआहदे रिवर्स करने पड़ेंगे। $550 बिलियन जापान कहां से देगा, और अभी सिर्फ टैरिफ से उनकी जीडीपी श्रिंक होना शुरू होगी। और चाइना के आप देखिए, चाइना की जीडीपी पर फर्क नहीं पड़ा, ना उनकी एक्सपोर्ट्स पर फर्क पड़ा है, बल्कि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपने राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।